नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 भूगोल 2026 बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी 1 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के हो, 2 नंबर के और 3 नंबर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। तो पिछले 5 सालों में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, उनको देखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। और आप भी तैयार हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न है आपका कि दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखो। तो दो प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो, जैसे कि पशुचारण हो गया, लकड़ी काटना हो गया, और कृषि कार्य। कृषि भी पशुपालन में, सॉरी, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर ही आता है। दूसरा प्रश्न है कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। यूएनडीपी का पूरा नाम तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो तीसरा प्रश्न है कि प्रवास क्या है। अब देखो प्रवास, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। अब चौथा प्रश्न आपका कि 1970 के दशक में कौन सी विचारधाराओं का जन्म हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1970 के दशक में 3 नवीन विचारधाराएं आई थी। तो पहली विचारधारा थी मानवतावादी विचारधारा, दूसरी थी आमूलवादी, और तीसरी थी व्यवहारवादी। और आमूलवादी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। सैंपल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। अब देखो, सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मोस्ट क्वेश्चन है। आपका छठा प्रश्न है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है जल, भू-आकृति, जलवायु और मृदा। जल कैसे प्रभावित करेगा जनसंख्या के वितरण को। मतलब जहां पर जल होगा, अत्यधिक मात्रा में जल होगा जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाएगा। उसी प्रकार भू आकृति यानी भूमि की आकृति, यानी समतल मैदानी भूभागों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, जबकि जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। उसी प्रकार जलवायु है, तो समकारी मतलब कि जो जहां पर कठोर जलवायु पाई जाती है वहां पर लोगों का निवास कम होता है। जैसे कि थार का मरुस्थल है, वहां पर कम लोग रहना पसंद करते हैं। तो और जो, जैसे कि कोई नदी का किनारा है, तो वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जैसे गोवा का बीच है, वहां पर जनसंख्या क्या जाती है, घूमने के लिए जाती है, क्योंकि वहां पर समकारी जलवायु है। जैसे मृदा मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जहां पर हर साल क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बहकर आती है नदियों के द्वारा। तो वो भूमि कृषि कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जनसंख्या का जमाव वहां पर भी अधिक पाया जाता है। अगला मोस्ट क्वेश्चन है कि प्रवास के 3 अपकर्ष कारकों के नाम लिखिए। अपकर्ष कारक वो होते हैं जो अनुकूल कारक होते हैं, जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पहला है शिक्षा का उच्च स्तर। जहां पर शिक्षा का उच्च स्तर पाया जाएगा वहां पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक पाया जाएगा। और उसी प्रकार रोजगार के बेहतर अवसर, जहां रोजगार अत्यधिक मिलेगा वहां जनसंख्या का जमाव भी अधिक होगा। और जहां जहां लोग क्या करेंगे, प्रवास करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या पाई, उच्च पाई जाएगी, जहां पर जनसंख्या का जमाव क्या करने अधिक पाया जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये मोस्ट क्वेश्चन है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब इसमें सतत पोषणीय विकास ये पूछा जाता है, तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सतत पोषणीय विकास वो होता है जब जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो उन संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए जिससे आने वाली भावी पीढ़ियां भी उन संसाधनों की कर सके, उपयोग कर सके। डॉक्टर महबूब उल्लक ने किस देश के निवासी थे। यानी डॉक्टर महबूब उल्लक किस देश के निवासी थे। तो ये निवासी थे, पाकिस्तान के निवासी थे। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है इस प्रश्न की। तो ये इस साल आ सकता है, संभावना है। वृद्धि मात्रात्मक होते हैं, तो वृद्धि किस प्रकार की होती है, मात्रात्मक। और विकास कैसा होता है, गुणात्मक। यानी विकास को गुण के आधार पर मापा जाता है और वृद्धि को मात्रा के आधार पर। ये मूल्य के निरपेक्ष होती है और ये मूल्य की क्या होती है, सापेक्ष होती है। धनात्मक के ऋणात्मक चिन्ह हो सकते हैं। अब देखो, जो वृद्धि है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो विकास है उसमें चिन्ह नहीं होते हैं। विकास होगा तो वो दिख जाएगा अपने आप ही। अगला प्रश्न आपका, आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या है। आधारभूत आवश्यकता उपागम देखें तो इस उपागम में मानव की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। जो आधारभूत उपागम है, मतलब कि आधार यानी किसके आधार पर मानव रहता है, यानी कौन सी जो न्यूनतम आवश्यकता है जिनके आधार पर क्या अपना जीवन व्यतीत करता है। तो वो है रोटी, एक और कपड़ा, मकान,
रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो ये मानव की सबसे न्यूनतम आवश्यकता है। इनके बिना क्या नहीं रह सकता, मानव जीवित नहीं रह सकता। सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तो समस्त विश्व में उपस्थित संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिनका उपयोग आने वाली भावी पीढ़ियां भी कर सके, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवास की धाराएं बताइए। अब देखो 14वां प्रश्न है, तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार। तो प्रवास की पहला है गांव से गांव की ओर, यानी व्यक्ति गांव से गांव की ओर प्रवास कर सकता है, गांव से नगर की ओर प्रवास कर सकता है, नगर से गांव की ओर प्रवास कर सकता है, और नगर से नगर की ओर प्रवास कर सकता है। मतलब कि आदमी गांव से सिटी की ओर प्रवास कर सकता है, सिटी से गांव, सिटी से सिटी, और फिर गांव से सिटी। तो इस प्रकार से प्रवास क्या करता है, चलता रहता है। ये इस प्रकार से धाराएं होती है प्रवास की। आखेट क्या है? अब देखो पहले आखेट का मतलब जाने, शब्द का अर्थ क्या है। तो आखेट का मतलब होता है शिकार। तो प्रारंभिक युग में आदिमकालीन मानव, यानी जो मानव था, प्राचीन मानव, अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुओं को शिकार करके खाते थे। उस क्रिया को आखेट कहते हैं। तो पहले क्या कहता है कि सभी होनो लुल्लू करके मर जाते थे और तो ये आखेट का मतलब होता है शिकार। और अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जैसे कि जो कृषि हो गई, लकड़ी काटना हो गया, तो प्रकृति पर निर्भर है। जैसे कि आखेट हो गया, मछली पकड़ना हो गया, आगे मतलब शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन आदि। अगला बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ऋतु प्रवास क्या है। तो ऋतुओं के अनुसार पशुओं के साथ, जो पहले क्या होता था कि जैसे जैसे ऋतु बदलती, वैसे क्या है कि पशुपालक भी अपना रास्ता बदल लेते थे। तो ऋतुओं के अनुसार पशुओं के साथ पशुपालकों के स्थान परिवर्तन को ऋतु प्रवास कहते हैं। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? ये बहुत इस साल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर होता है, तो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, तो ऐसे जो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने कार्य के लिए क्या करते हैं, घर छोड़कर बाहर जाते हैं, तो उसे लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो यह कृषि का एक प्रकार है जिसमें फसलों को बोने के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, ढूंढनी ना पड़ेगी। खनन की विधियों के नाम लिखो। तो खनन की पहली विधि है धरातलीय खनन, और दूसरा है भूमिगत खनन। अब धरातलीय खनन वो होता है जो भूमि के ऊपर ऊपर ही खोदा जाता है, केवल भूमि के अत्यधिक गहराई में नहीं पहुंचा जाता, तो उसे धरातलीय खनन कहते हैं। और भूमिगत मतलब जो भूमि के आंतरिक भाग में यदि अत्यधिक अत्यधिक खोदाई की जाती है, खनन किया जाता है, और क्या कर खनिजों को प्राप्त किया जाता है, तो भूमिगत खनन कहलाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जूमिंग क्या है। तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में अंतर। तो चलवासी पशुचारण पूरे पुरानी दुनिया के देशों तक ही सीमित है, मतलब जो विकासशील देश है वहां तक ही सीमित है। और वाणिज्य पशुचारण नई दुनिया के देशों में प्रचलित है, यानी वाणिज्य में लोग व्यापार करते हैं। तो पशुओं से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं इधर इस साइड, और इधर क्या करते हैं, तो ये पूरा मतलब कि अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, पशु का पालन करते हैं, मतलब कि व्यापार नहीं करते। चलवासी पशुचारण में क्या किया जाता है कि चलवासी पशुचारण में पशुपालक अपने पशुओं के साथ साथ चारे तथा पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। अब आपने राजस्थान में, जैसे राजस्थान में देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं लोग, तो पशुओं के साथ साथ घूमते रहते हैं और पशुओं को चराते रहते हैं, जैसे किसी पर्वतों में, डूंगरों में, समझ लो। वाणिज्य पशुचारण में पशुओं का पालन एक निश्चित स्थान पर होता है तथा उनके चारे तथा पानी की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। अब देखो वाणिज्य पशुचारण में क्या होता है, मतलब कि पशुपालन क्या किया जाता है, एक निश्चित फार्म वार्म में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि वहाँ उनके चारे की व्यवस्था अपने निश्चित स्थान पर ही हो जाती है, उनको कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं रहती है। चलवासी पशुचारण में पशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं। अब देखो चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि पशु अपने प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं, लेकिन जो वाणिज्य पशुचारण में पशु वैज्ञानिक विधियों से भी जन्म लेते हैं। यानी आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है पशुचारण जन्म लेने के लिए, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी।
उपयोग में ली जाती है। अब देखो चलवासु पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे कि आपने हम एक इधर इस साइड देख लो, उत्तर पश्चिम भारत में जैसे गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ऊंट हो गया, गधा हो गया आदि, तो ये क्या पाले जाते हैं, चलवासी पशुचारण में पाले जाते हैं। और वाणिज्य पशुचारण में क्या होता है, उन पशुओं को पाला जाता है जिन पशुओं के रहने के लिए वो क्या वह क्षेत्र अनुकूल होता है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई आदि। लेकिन उन पशुओं को पाला जाता है जिनसे क्या हो लाभ अधिक प्राप्त हो। तो मैंने गाय और भैंस का उदाहरण दे रखा है, लेकिन वहां पर क्या पाला जाता है, सुअर भी पाले जाते हैं। तो सुअर जैसे हम क्या सुअर को थोड़ा बुरा मानते हैं, लेकिन क्या है सुअर की से बहुत ज्यादा पैदावार होती है, क्योंकि एक जो सुअर मादा होती है तो वो 10 से 12 बच्चे एक साथ देती है, तो जब वो बढ़ते हैं तो उनका क्या है उत्पादन भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है, लाभ होता है व्यापार। चलवासी पशुचारण में पशु को पशु पशुओं का अधिक रख रखाव नहीं किया जाता है, यानी पशु ऐसे ही रहते हैं, इतना ज्यादा रख रखाव नहीं किया जाता है। लेकिन जो वाणिज्य पशुचारण में क्या होता है, पशुओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। मतलब कि एक कोई पशु बीमार हो गया तो उसकी विशेष ध्यान रखना जाता है, उसे प्रौद्योगिकी जैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसको विकसित किया जाता है। चलवासी पशुचारण श्रम प्रदान होता है, यानी श्रम को क्या है विशेष महत्व मिला हुआ है। और वाणिज्य पशुचारण पूंजी प्रदान होता है। जबकि चलवासी पशुचारण क्या होता है कि श्रम श्रम है मेहनत ज्यादा की जाती है इसमें, और इसमें क्या है ये पूंजी, इसमें क्या है मेहनत की जाती है, और ये क्या है पूंजी के लिए किया जाता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र देखें तो ये राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आएगी, 2022 की कॉपी है। इसके प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप तक, यूरोप तथा एशिया के एशिया के ट्रुंडा प्रदेश। आप ये वैसे अपनी कॉपी में देख सकते हो, क्षेत्र भी अपनी जो पासबुक है उसमें देख सकते हो, आप क्षेत्र मिल जाएंगे। और जो वाणिज्य पशुचारण है न्यूजीलैंड हो गया, अर्जेंटीना, यूएसए आदि में किया जाता है। अगला 25वां प्रश्न आपका कि सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में कंपैरिजन देखेंगे, क्या कंपैरिजन है इनमें। तो जब किसानों के द्वारा अपनी भूमि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक संस्था बनाकर कार्य किया जाता है, किसका कार्य, कृषि कार्य किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है, सहकारी कृषि कहलाती है। और जब किसानों द्वारा एक समूह बनाकर, एक समूह मतलब कि जैसे एक खेत है और इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों में कोई भूमि, किसी की भूमि है, किस व्यक्ति की भूमि है, 4 लोगों में से कोई पूंजी लगा रहा है उसमें, कोई मेहनत ज्यादा कर रहा है, तो आदि को मिल बांट कर क्या किया जाता है, इसमें कार्य किया जाता है, तो कृषि कार्य किया जाता है, तो इसे सामूहिक कृषि कहते हैं। सभी लाभ संस्था प्रदान करती है, जो सहकारी कृषि होती है उसमें सभी लाभ लाभ कौन प्राप्त करती है, संस्था प्रदान करती है, संस्था द्वारा दिया जाता है। इसमें उत्पादन का लाभ पूरे समूह को मिलता है, तो इसमें उत्पादन का जो सभी लाभ है वो पूरे समूह को मिलता है। जैसे 4 लोगों ने काम किया तो 4 लोगों ने मिल बांट कर क्या करेंगे, उस पूरे लाभ को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। सहकारी कृषि का पहला सफल प्रयास कहाँ हुआ, डेनमार्क में। ये मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना। तो डेनमार्क, तो सहकारी कृषि का पहला सफल प्रयास कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, डेनमार्क में हुआ। सामूहिक कृषि की शुरुआत सोवियत संघ से मानी जाती है। तो आपने राजनीति विज्ञान पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि सामूहिक कृषि की शुरुआत सोवियत संघ से ही मानी जाती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कारखाना कृषि किसे कहा जाता है। कारखाना कृषि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे नोट्स वोट्स में कोई नहीं लिखा था ये क्वेश्चन, ये वाला कारखाना कृषि वाला क्वेश्चन बहुत बहुत कम नोट्स में मिलते हैं ये कारखाना कृषि वाला क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है, जिसमें गाय, भैंस, बैल आदि को वैज्ञानिक विधियों से पाला जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, कारखाना कृषि कहते हैं। मतलब कि पूरी तरह से क्या है, व्यापार के लिए की जाती है कारखाना कृषि। विनिर्माण क्या है, तो किसी वस्तु का आकार बदलकर दूसरी वस्तु निर्मित करना विनिर्माण कहलाता है। ये शॉर्ट परिभाषा है इसकी, मोस्ट है लेकिन ये। कपास से सूती वस्त्र बनाना। अब देखो कपास है, कपास से क्या बनाया, सूती वस्त्र, तो उसका क्या बदल गया, आकार बदल गया, और आकार बदलने से उसका क्या है, महत्व भी बढ़ गया है। लोहे से दरवाजे बनाना। अब जैसे लोहा पड़ा है तो उससे क्या बना दिया, दरवाजा बन गया। तो दरवाजा बनने से उस वस्तु का क्या बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया। जैसे पहले लोहे का मूल्य था, कोई भी लोहे का टुकड़ा है तो जैसे 35-50 रुपए किलो मान लो, और उसी लोहे से यदि क्या बना दे, दरवाजा बना दे, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। अगला है कि द्वितीयक क्रियाएं क्या है। द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाकलाप होते हैं जिनसे प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। मतलब प्राथमिक क्रियाएं करके, जैसे कि गेहूं, खेती से क्या प्राप्त कर लिए, गेहूं प्राप्त कर लिए, और उस गेहूं से क्या क्या पिसवाया, आटा पिसवाया,
तो ये क्या होता है कि उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। और उस आटे से हम क्या बनाएंगे, रोटी, और रोटी बना के क्या करेंगे, खाएंगे उसको। तो बदला जाता है, द्वितीय क्रियाएं कहलाती है, जैसे गेहूं से आटा बनाना। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रौद्योगिकी नवाचार। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर शोध व विकसित विधियों द्वारा, मतलब प्रौद्योगिकी नवाचार के इसमें विकसित विधियों की द्वारा क्या किया जाता है कि विनिर्माण की दक्षता को नियंत्रित करना। जैसे विनिर्माण मतलब कि किसी भी वस्तु का आकार जब बदला जाता है और उसको महत्वपूर्ण वस्तु में बदला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अपशिष्टों का निपटान, मतलब कि जो कचरा फैलेगा उसका निपटान करना करना और तकनीकी दक्षता में सुधार लाना। मतलब तकनीक में पहले जो विनिर्माण करते समय तो कोई भी गलती रह गई तो उसमें सुधार लाना, प्रदूषण नियंत्रण को शामिल किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई हवाई जहाज बना रहा है, तो हवाई जहाज बना बना तो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कचरा भी फैलेगा, उसमें तकनीक भी प्रयोग में आएगी, और बहुत सारी तकनीक क्या सुधारा भी जाएगा, कोई गलती कर रहा है तो उसको सुधारा भी जाएगा, कचरे का निपटान किया जाएगा, और प्रदूषण नियंत्रण को विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये क्या प्रौद्योगिकी नवाचार होता है। अगला प्रश्न है स्वच्छंद उद्योग क्या है। तो आप में से कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तो उसको पता होगा कि स्वच्छंद उद्योग पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है, तो शौच और कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, मतलब कि ज्यादा अत्यधिक जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है वहां पर स्थापित किए जाते हैं। ये उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। तथा परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बाजार तथा परिवहन। तो जहाँ पर बाजार होगा और परिवहन साधन आते जाते रहेंगे तो वहां पर, जैसे कि चमड़ा उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। यानी उद्योगों की स्थिति किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला पहला कारक है कच्चा माल। तो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब देखो जैसे चीनी है, तो चीनी को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो गन्ने की आवश्यकता होगी। तो यदि यह कच्चा माल दूर से लाया जाता है तो अत्यधिक लागत वहन करनी पड़ती है। मतलब ये जैसे कि गन्ना कहीं दूर से लाया जाएगा तो उसको क्या है लाने के लिए क्या है, फिर जो बस का किराया, बस में तो आएगा नहीं, वैसे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली किसमें किसी में भी आएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, और उसकी लागत वहन करनी पड़ेगी, मतलब कॉस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। तो अतः जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल अभिगम्यता होती है, जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल की क्या है पूर्ति होती है, तो उन क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योग लगाए जा सकते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग हुआ। अब देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कोई चीनी का कारखाना है, तो उसको उस स्थान पर ही लगाया जाता है जहां पर क्या है गन्ना आसानी से मिल जाए। तो उस प्रकार से क्या होता है, तो जहां पर जो कच्चा माल जिस काम को करने के लिए उस क्षेत्र में उस फैक्ट्री या कोई कारखाने को लगाया जाता है जहां पर माल आसानी से मिल जाए, कच्चा माल। जैसे कोई दरवाजा, कोई चद्र बद्र का कारखाना है, लोहे का कारखाना है, तो जहां पर लोहा आसानी से मिल जाए वहां पर वो कारखाना लगाया जाएगा। अब दूसरा उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला है शक्ति के साधन। अब शक्ति का साधन आप समझोगे नहीं, तो शक्ति का साधन होता है जैसे बिजली, इलेक्ट्रॉनिक का, तो एक महत्वपूर्ण कारक है जो शक्ति के साधन है। मतलब कि जहाँ पर आजकल क्या है कि सभी उद्योग में फैक्ट्रियों में क्या होता है कि लाइट से चलने वाली मशीनरी का उपयोग किया जाता है। जैसे लोहा होगा, लोहे को काटने के लिए भी मशीनों का, लोहे को काटने के लिए भी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। मतलब यानी बिजली है, बिजली यहाँ पर शक्ति का उपयोग किया जाता है, शक्ति शब्द का बिजली के लिए। तो एक महत्वपूर्ण कारक है, शक्ति के साधनों से उद्योगों में मशीनों को चलाया जाता है। तो जो बिजली है उससे मशीनों को चलाया जाता है। ये शक्ति के साधन पेट्रोलियम, कोयला तथा जल विद्युत आदि प्रमुख है साधन। जैसे किससे चलते हैं, पेट्रोलियम से चल सकते हैं, कोयला तथा जल विद्युत आदि प्रमुख है। जिन उद्योगों में अधिक मात्रा में शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन उद्योगों को शक्ति उत्पादित क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। अब देखो जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, मान लो, तो इसमें क्या अत्यधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। तो इस उद्योग को इस उद्योग को ऐसे क्षेत्र में तो लगा नहीं सकते जहां पर बिजली आती नहीं है। तो इस उद्योग को उस क्षेत्र में लगाया जाएगा जहां पर अत्यधिक बिजली सप्लाई होती है, जो उनके उद्योग को लाभ प्राप्त करा सके। अब देखो ऐसा तो है नहीं, जहां पर बिजली उत्पादित होगी नहीं तो वहां पर कैसे स्थापित किया जाएगा। तो यही होता है।
अब आपका तीसरा महत्वपूर्ण कारक है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला, मतलब कि जहां पर उद्योग अत्यधिक निवास किया जाता है। तो श्रम आपूर्ति। अब श्रम का मतलब क्या होता है? मजदूर। जहां पर मजदूरों की मात्रा क्या है? अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जहां पर मजदूरों की मात्रा क्या है? अधिक अत्यधिक पाई जाएगी, जहां पर क्या है कि उद्योगों में अत्यधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो वहां पर क्या होता है कि मजदूरों के लिए क्या कार्य किया जाता है। तो उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन वर्तमान में बढ़ते हुए यंत्रीकरण ने, यानी कि मशीनरी ने श्रम का महत्व कम कर दिया। श्रम का महत्व क्या कर दिया? कम कर दिया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे उद्योग है जो बिना कुशल श्रमिकों के संचालित नहीं होते हैं। अब देखो, उद्योग है, अब उद्योग सही है, लेकिन केवल उद्योग ही क्या करेगा? यदि बहुत सारे उद्योग ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि मशीनों के द्वारा ही काम किया जाता है, लेकिन ऐसे उद्योग भी होते हैं जिसमें मशीन, केवल मशीन ही काम नहीं कर सकती। उसमें क्या है? कुशलता पूर्व जो श्रमिक क्या है? श्रमिक यानी मजदूर जो कुशल है, तो उनको उनके लिए भी क्या है? तो उनको भी जगह मिलती है। मतलब जगह मतलब कि उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस उद्योग के लिए, यानी उनके बिना क्या है? उद्योग संचालित नहीं हो पाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्पादन के आधार पर उद्योगों को स्पष्ट करिए। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये मोस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही तगड़ा मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है। हाँ, तो उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्णन। तो अब देखें तो उत्पादन के आधार पर पहला उद्योग है आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग देखें तो ये क्या होता है कि आधारभूत उद्योग पूछा भी जा सकता है कि आधारभूत उद्योग क्या होता है। तो वे उद्योग जिनके उत्पादों को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयुक्त किया जाता है, जैसे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। लोह इस्पात हो गया उद्योग आदि। मतलब कि लोह इस्पात क्या है? जैसे लोहे का कारखाना है, तो जो दरवाजे बनाने वाला है, तो लोहे को क्या करेगा? कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लेगा। तो ये आधारभूत उद्योग होते हैं। तो बिना लोहे के तो बना नहीं सकता। तो ऐसा होता है कि आधारभूत उद्योग क्या होते हैं कि लोहे का काम कर, मतलब लोहे का काम नहीं करते, वैसे सभी वस्तुएं रखते हैं, सभी सामान रखते हैं। जो जो कि जो कोई व्यक्ति है जो सामान बनाता है, तो उनसे क्या ले सकता है? सामान ले सकता है। जैसे जो दरवाजा बनाने वाला है, तो ये कच्चा माल के रूप में क्या लेगा? लोहे को लेगा, क्योंकि लोहे के बिना दरवाजा बनना संभव नहीं है। लोहे के दरवाजे लोहे से ही बनेंगे, प्लास्टिक से थोड़ी बनेंगे। तो देखो गैर आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? तो वे उद्योग जिनके उत्पादों को सीधे ही उपभोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, गैर आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अब देखो जैसे कि ब्रेड हो गया। अब ब्रेड एक अंतिम वस्तु होती है। यदि आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ब्रेड बन गया, अब फैक्ट्री से ब्रेड बनकर क्या हो गया? दुकानों पर बिक्री करने के लिए आ गया, बेचने के लिए आ गया। अब देखो दुकानदार जब इसको विक्रय करेगा, तो विक्रय कर दिया उसको। अब देखो विक्रय करने के बाद अब कोई भी कुछ भी संभव नहीं है कि इसका कुछ बन सके। मतलब वैसे घर में तो अपने खाने पीने की चीजें वैसे बना सकते हैं, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, आदि हो गया। तो मतलब कि बड़ी मात्रा में कुछ भी वो नहीं किया जा सकता इसका ब्रेड। मतलब कि ये फैक्ट्री में कुछ भी उपयोग में, फैक्ट्री से आने के बाद कुछ भी उपयोग में नहीं आएगा। अब देखो उत्पादन के आधार पर अगला है कि स्वामित्व के आधार पर। उत्पादन के आधार पर उद्योग अगला प्रकार है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो जब किन्हीं उद्योगों में स्वामित्व एवं प्रबंधन केंद्र सरकार के हाथों में होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे भारत सहित विश्व के समाजवादी देशों में ऐसे उद्योग विद्यमान है। तो सार्वजनिक मतलब कि पब्लिक, पूरा क्या है? पब्लिक, पब्लिक के हाथों में होता है। मतलब कि इनका जैसे पब्लिक तो क्या करती है? इसमें काम करती है, लेकिन उसका नियंत्रण कौन करता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। अब है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जिन उद्योगों को सरकार व निजी लोग मिलकर संचालित करते हैं, वो कहते हैं निजी क्षेत्र के, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अब एक और है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनको क्या है कि पूंजीवाद, मतलब कि उनको खुद स्वयं पर्सनल लोग क्या है संचालित करते हैं, वो क्या निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर व पनामा नहर में अंतर स्पष्ट करें। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्वेज नहर व पनामा नहर का। तो आइए देखते हैं। अब देखो स्वेज नहर व पनामा नहर में अंतर स्पष्ट करें, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चांस है के बाद इस क्वेश्चन के आने के। तो स्वेज नहर और पनामा नहर, तो स्वेज नहर पर मिस्र देश का अधिकार, यानी स्वेज नहर का विकास कहाँ हुआ? मिस्र देश में, ये पहला अंतर है। पनामा नहर पर यूएसए का अधिकार है, यानी पनामा नहर का विकास कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। अब देखो स्वेज नहर मिस्र देश में, तो स्वेज नहर किस देश में? मिस्र देश में। और पनामा नहर क्या है? पनामा देश में। अब अगला अंतर है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मोस्ट क्वेश्चन है
सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये मोस्ट क्वेश्चन। सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 365 मीटर है, गहराई है 11 से 15 मीटर। और पनामा नहर की है लंबाई तो 70 किलोमीटर है और चौड़ाई 350 मीटर और गहराई है 11 से 26 मीटर। सुएज नहर पर कोई जलबंधक नहीं है, कोई जलबंधक नहीं है। और पनामा नहर में कितने बंधक है? 6 जलबंधक है। सुएज नहर का सबसे अधिक लाभ ब्रिटेन को हुआ। सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? ब्रिटेन को हुआ। पनामा नहर का सबसे अधिक लाभ यूएसए को हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका को। सुएज नहर पर एक तरफा यातायात होता है, मतलब कि जा ही सकते हैं केवल, आ नहीं सकते दोबारा, टाइम लगता है आने में। पनामा नहर दो तरफा यातायात संभव है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगले कल आएगा, कल मतलब आज शाम तक आ जाएगा। तो इस नेक्स्ट पार्ट को भी देखना और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।